राजस्थान के लिए बड़ा दिन है, राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। जी हाँ, कल है तारीख 10 जुलाई। राजस्थान का बजट पेश होना है, पूर्णकालिक बजट पेश होना है। उसी को लेकर आज हम लोग जो है पंजाब केसरी राजस्थान आज जो है चर्चा करने वाला है। तो मेरे साथ अभी फिलहाल जो बता दूं आपको, मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से आरपी विजय जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी, इसी के साथ कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ में जुड़े हैं सद्दाम खान। सद्दाम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, तो चलिए इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले एक बार शुरू कर लेते हैं कि देखिए, राजस्थान का बजट जो है कल पेश होना है, पूर्णकालिक बजट जो है पेश होना है। इससे पहले अंतरिम बजट जो है पेश हो चुका है। तो क्या जनता की उम्मीदें हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ जो है भारतीय जनता पार्टी से आरपी विजय जी जुड़े हैं। तो विजय जी, जो कल बजट पेश होना है, क्या लगता है कि बीजेपी, आम जनता जिस बजट का बेसब्री से इंतजार कर रही है, उनकी उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी क्या? विजय जी, मैं आपको बताता हूँ, ये जो दिया कुमारी जी कल बजट पेश करने वाली है, एक समावेशी बजट होगा और समाज के सभी वर्गों को देकर के बजट बनाया गया है एक तरीके से। क्योंकि आपको पता है कि भजनलाल जी ने, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने सभी वर्गों से बैठ के करके उनका मन टटोला है कि वो इस बजट में क्या चाहते हैं। उसका प्रभाव जो दिया कुमारी जी कल बजट पेश करने वाली है उससे परिलक्षित होगा। दूसरी चीज क्या है कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी हमारी लग रही है कि जैसे युवाओं के साथ जो छलावा किया था पिछली गवर्नमेंट ने, वो सरकारी नौकरियों का वादा किया था पर वो दे नहीं पाए थे। उसके पीछे रीजन का है, कोई भी रहा हो, चाहे पेपर लीकिंग कर रहा हो, पेपर लीक काफी हुए थे, उसके बाद में चाहे कोर्ट में जाने का मैटर हो, उसकी वजह से रह गया हो। बट ये सरकार ने पूरा डिसीजन ले रखा है कि 70,000 की घोषणा करी है। बट मेरा ये मानना है कि 70,000 से भी ज्यादा 75, 80, 1 लाख तक की हम हमारे युवाओं को रोजगार दें। हमारी ये है कि जो चीज जिन्होंने आयुष्मान भारत योजना में 25 लाख का बीमा देने की बात कही थी, मेरे को आज तक पता नहीं है, आप लोग मीडिया वाले ज्यादा जानते होंगे कि 25 लाख का वादा करके इन्होंने कितने आदमी को 25 लाख का बीमा का फायदा पहुंचाया। मैं तो ये भी मानता नहीं हूँ कि 5 लाख का फायदा भी किसी ने पूरा लिया हो। तो ये घोषणा करने वाली सरकारें थी पहले वाली, बट ये जो सरकार बन रही है, ये जो काम करेगी, वो जो घोषणा करेगी, भी कर दिया था इस तरीके से। अन्नपूर्णा रसोई को उन्होंने अपना इंदिरा रसोई योजना कर दिया था। ये चीजें की थी, कोई बात नहीं, बट इन्होंने जो किया, बट हम तो उस बात को भी मानते हैं, चलो इन्होंने नाम चेंज करके भी जो हमने स्कीमें चालू करी थी उनको इन्होंने कंटिन्यू रखा। इनका धन्यवाद है, इसके लिए इन्होंने किया। बट जो इन्होंने जिस तरीके से काम किया, आज जो भी काम किया वो इस तरीके से किया कि बस बजट, हमको चुनाव जीतने के लिए वोट चाहिए, तो वोटों के लिए इन्होंने काम किया था। हमारे यहाँ तो आप जानते हो कि सेवानिवृत्ति के अभी जो हम सोच रहे हैं कि कई राज्य सरकारों के यहाँ पे 65 साल की उम्र है, तो सरकार इस बारे में भी सोच सकती है। मैं ये नहीं कह सकता, बजट के कल बातों में जो सामूहिक चीजें हो सकती है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। और जो हमारा जो वसुंधरा सरकार ने, आपको ध्यान है कि उन्होंने टोल खत्म किया था, बट कांग्रेस सरकार ने आते ही सबसे पहले स्टेट हाईवे पे जो टोल था उसको वापस लागू कर दिया था। हम चाहते हैं कि हो सकता है कि कोई घोषणा इस तरह की दिया कुमारी जी कल सदन के पटल पे करे। और भी कई चीजें हैं, दो चीजें पहले ही घोषणा कर चुकी थी कि जिस तरीके से हेल्प डेस्क बनाई थी वुमेन्स के लिए, इनके लिए, वो तो है जो है जो ऑलरेडी चालू हो चुकी है। 174 थानों के अंदर हमने काम किया था कि भाई हमने महिला हेल्प डेस्क बनाई थी। इसके अलावा हमने जो भी जितने कॉलेज वगैरह के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, बट रियली इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास था ही नहीं। अब ये सरकार ये ध्यान दे रही है, राज्यवर्धन जी, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे भजनलाल जी मिलकर के ये कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो पैसा बाहर से आए तो कैसे आए, तो जब यहाँ बेसिक सुविधाएं हमको नहीं दे पाएंगे ना, तो ये हमारे पास सरकार के पास ये कहने का नहीं रहेगा कि भाई हम आपको सुविधाएं देंगे। तो पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर उनको इन्वाइट करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा जो भी हमारा जिस तरीके से हमारा नियोजन होगा, विनियोजन होगा पैसों का, वो ये बाहर से आकर के लोग आगे यहाँ पे नियोजन करें। जी बिल्कुल। एक बार अब फिर चलते हैं एक बार सद्दाम खान जी की बात। सद्दाम खान जी, क्या कहते हैं, भजनलाल सरकार जो कल बजट पेश करने वाली है, जनता की उम्मीदों पे खरा उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी? जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे,
सरकार इस बजट के अंदर उन वादों को पूरा करे। जनता की जो अपेक्षाएं हैं सरकार से, आकांक्षाएं हैं, और सरकार पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उन वादों पे खरी उतरनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, सितंबर 2023 से लेकर अब तक जो युवा संबल योजना थी, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता था। तो सितंबर 2023 से लेकर अब तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता है वो वर्तमान समय में बंद पड़ा है। 500 करोड़ रुपए की राशि की उनको आवश्यकता है, लेकिन सरकार ने इस ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है। दूसरी मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 2500 महात्मा गांधी पुस्तकालय और संविधान केंद्र खोलने की घोषणा की गई थी, और इसके लिए कांग्रेस सरकार ने 10 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था। लेकिन वर्तमान में भाजपा की सरकार आते ही उस बजट को वापस ले लिया गया। भाजपा सरकार ने 950 करोड़ रुपए की राशि से सड़कों का जाल बिछाने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक 1 रुपए का भी टेंडर जारी नहीं हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं अधिक करती है, लेकिन उनका क्रियान्वयन करने में पीछे रह जाती है। ये पर्ची वाली सरकार है, केंद्र से पर्ची आती है तो काम करते हैं, अन्यथा कांग्रेस की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं, उत्थान और प्रगति समृद्धि की जो योजनाएं हैं, उनको समीक्षा के नाम पर उनको बंद करने का काम करते हैं। तो मैं हमारे जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से मैं सरकार से अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनके लिए आपने अभी तक बजट आवंटित नहीं किया है या उनको रोक रखी है, कृपा करके उनको पुनः चालू करें। आप योजनाओं को जैसे बता रहे थे कि हम योजनाओं का नाम बदलने का काम करते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख का इलाज प्रदेश की जनता को मुफ्त मिलता था, आपने उस योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र कांग्रेस के कार्यकाल में खोले गए थे जनहित के लिए, लेकिन आपने उसका नाम बदलकर अटल सेवा केंद्र कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के अंदर भी कांग्रेस की विभिन्न योजनाओं का नाम आपने परिवर्तित किया है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो बजट पेश होता था उससे पहले हम जनता से सुझाव लेते थे, जनहित को, जनता के सुझाव को उसमें समाहित करके फिर बजट पेश किया जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता से कोई सुझाव नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर हैं और जो अधिकारीगण हैं, उन्होंने मिलकर ये बजट तैयार किया, जबकि पिछले कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 23-24 का जो बजट था वो जनहित का बजट था। जनताओं के जो सुझाव को समाहित करके हमने बजट किया था, जिसमें महंगाई राहत के अंदर कितनी शानदार योजनाएं थी। जो गैस सिलेंडर 1200-1100 में मिलता था वो 500 रुपए में कर दिया गया। 125 दिन का शहर के अंदर रोजगार प्रदान किया गया। किसानों को 2000 यूनिट फ्री दी गई, शहर के अंदर 100 यूनिट फ्री दी गई, साथ में और भी विभिन्न सारे फूड पैकेट प्रदान किए गए, और भी बहुत सारे कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो काम किए गए थे वो जनता के सुझाव को समाहित करके किए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सदाम खान, लेकिन भजनलाल सरकार की आप बात कर रहे हैं कि आपकी सरकार ने अपने समय में जो है जनता से बातचीत कर कर जो है सुझाव लिए थे, तो ये तो भजनलाल सरकार ने भी किया है। भजनलाल शर्मा कुछ जो है युवाओं से मिले और लोगों के बीच रहकर उन्होंने जनता के सुझाव तो उन्होंने भी लिए। भजनलाल जी युवाओं से कुछ सुझाव नहीं लिए उन्होंने। भजनलाल सरकार ने आते ही सर्वप्रथम 5000 जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको बेरोजगार करने का काम किया। 50,000 महात्मा गांधी युवा मित्र की जो भर्ती थी उसको ठप करने का काम किया। प्रदेश के जो बेरोजगार है, जो सरकार से रोजगार की आशा करते हैं, इस सरकार ने सर्वप्रथम आते ही उन युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। सरकार अभी बड़े बड़े दावे कर रही है युवाओं को रोजगार देने के लिए, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई बड़े स्तर पे कोई भर्ती का आयोजन नहीं किया गया है। और देखने वाली बात यह रहेगी कि कल जो बजट पेश हो रहा है उसमें युवाओं को कितना अवसर प्रदान किया जाता है, कितनी सरकारी भर्तियां निकाली जाती है। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर लाखों की संख्या में युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां थी उनपे भर्तियों का आयोजन करके उनको रोजगार प्रदान किया गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कितने युवाओं को रोजगार प्रदान कर सकती है ये कल वाले बजट में देखने को मिलेगा। विजय जी, मेरा सवाल अब आपसे है, कह रहे हैं सद्दाम जी कि राजीव गांधी युवा मित्र अभी तक जो है रोजगार के इंतजार में है। बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार जो है लोगों को, युवाओं को जो है रोजगार देने की बात कर रही है, नियुक्तियां निकाल रही है, लेकिन जो नियुक्तियां गहलोत सरकार ने पहले ही जिन लोगों को रोजगार देने की बात कही थी वो युवा तो वहीं के वहीं है। हर रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, राजीव गांधी युवा मित्र जो है लंबे समय से प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उस पर क्यों जो है भजनलाल सरकार किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रही है? लीजा जी, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जो सद्दाम हुसैन जी जो बात कर रहे हैं
जी। कि राजीव गांधी केंद्र में जो इन्होंने आदमी लगाए थे, इन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों में से लगाए थे, युवा पदाधिकारियों को लगाया था, तो ये नहीं चलेगा। एक्चुअली तरीके से आप आवंटन करते, अपॉइंटमेंट करते तो समझ में आती। हटाया नहीं है किसी को भी, बट देखो क्या है, गलत तरीके से अगर कोई अपॉइंटमेंट हो तो उनकी समीक्षा जरूर की जाएगी, और समीक्षा करने के बाद में अगर लगता है कि ये गलत काम हुआ है तो उसके सही डिसीजन लिया जाएगा। तो ऐसा मैं सद्दाम हुसैन जी को दूं कि ऐसी दुर्भावना से कोई काम नहीं हो रहा, बट अगर लीक चैट के कोई काम हुआ है तो उसकी समीक्षा जरूर होगी, और ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे। हम युवाओं के लिए ही काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने पहले ही बोल दिया कि हम 70,000 रोजगार की घोषणा कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमारा साथ बन रहा है, जो भी हमारे से बन रहा है, वो सब काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि इंडस्ट्री के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया, एमओयू पता नहीं कितने करोड़ के साइन कर लिए, बट धरातल पे कुछ भी नहीं आया। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम इस तरीके से काम करेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे, और हम उनके लिए काम करेंगे, विन विन सिचुएशन के लिए काम करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पैसा भी आएगा, इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, और हमारी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें ध्यान में है। ऐसी कोई चीज ये नहीं है। बट जैसे ये कह रहे थे कि भाई हमने जो किसानों के लिए 2,000 यूनिट, अरे जब आपने पावर सप्लाई ही नहीं करी, 2,000 यूनिट फ्री कहां से दोगे आप उनको? आपने कहा था कि दिन में बिजली देंगे, रात, दिन को तो छोड़ो आप, रात में भी इन्होंने बिजली नहीं दी। इन्होंने जो कही, अभी हमने कोई घोषणा ये नहीं करी, बंद नहीं करी इनकी। आज जो बिजली का बिल आ रहा है, सभी के जो इन्होंने घोषणा करके गए हैं वो कम होके ही आ रहा है। तो हमने ऐसी कोई चीजें नहीं करी है, बट जहां कुछ समीक्षा की दरकार है वो समीक्षा हम करेंगे, ये हमारा अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी को अगर शासन का अधिकार मिला है तो वो समीक्षा जरूर करेगी। हाँ, हम ये नहीं कह चाहेंगे कि आम जनता को उसका नुकसान हो, बट अगर किसी कारण से अगर कोई लेप्सेशन मिला है उसको हम दुरुस्त करेंगे, हम काम करेंगे, और युवाओं के लिए हम अच्छा काम करेंगे, महिलाओं के लिए अच्छा काम करेंगे, दलितों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए। ये समावेश एक्चुअली आप ये कह रहे थे कि भजन लाल जी ने तो कोई मीटिंग ही नहीं की। भजन लाल जी ने, मैं आपको इनको पता नहीं है कि भजन लाल जी ने कितनी मीटिंगें सेक्रेटरीट में की है, अलग अलग वर्गों से की है, उसी का प्रभाव आपको कल के बजट में परिलक्षित होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बजट जो है ना दूरगामी, इसका विजन है ना दूरगामी होगा। हम ये एक्चुअली 1 साल के लिए बजट नहीं पेश करते, उसके साथ के साथ हम देखते हैं कि आने वाले जो हमारे 5 साल रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो भी लेकिन उसमें सद्दाम आपको खान झलक। कह रहे हैं कि बीजेपी केवल बड़ी-बड़ी बातें करती है, घोषणा कर सकती है, धरातल पर आकर योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करती। क्या कहेंगे? देखो लीजा जी, सबको पता है घोषणा किसने की थी कि आप 10 तक गिनती करोगे तो आपके सारे किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। 98,000 करोड़ रुपए का मेरे राजस्थान के किसानों का कर्ज था। इन्होंने ये खुद मानते हैं कि 14,500 करोड़ रुपए हमने माफ किए हैं। युवा बेरोजगारों को इन्होंने भत्ता देने की बात करी थी, कितना भत्ता दिया इन्होंने? 3,500 रुपए भत्ता देने की बात करी थी। इनसे पूछो, मैं सद्दाम हुसैन जी यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार ने क्या किया उनके लिए। महिला सुरक्षा की बात करी थी। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी महिला के सुरक्षा के अंदर अगर पिछड़ा हुआ राज्य था, हमारा राजस्थान राज्य था, और ये पूरे ये सारी दुनिया जानती है। इसमें मैं कहता हूँ नेशन की बात नहीं थी, दुनिया के अंदर ये बात पहुंच गई। तो ये इनको इनको देखना चाहिए कि कोई बात करने से पहले अपने विचार करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, मीडिया मेरे से ज्यादा जानता है, जनता हमारी पब्लिक इससे ज्यादा जानती है, तो हमें कहने की दरकार नहीं है। और हम उसमें सुधार कर रहे हैं। हमने आते ही सबसे पहले हमने कहा है कि हमने महिला डेस्क बनाया है 174 थानों के अंदर। सुरक्षा की बात करिए, छोटी मोटी घटनाएं हुई है उन पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जो लोग पहले पकड़े नहीं जाते थे, इनके टाइम पे क्या होता था कि छोटी मछली को पकड़ लेते थे और बड़ी मछलियां विचित करती थी। आज की तारीख में वो चीज नहीं है। आज हमारे यहाँ पे जो काम हो रहा है वो छोटी और बड़ी की बात नहीं है। भजनलाल जी ने कहा है कि ना छोटा देखा जाएगा ना बड़ा देखा जाएगा, कोई गलत है उसके साथ वही तरीका होगा जो एक छोटे आदमी के साथ होता है। तो छोटे और बड़े में हमने अंतर का खत्म कर दिया। जी, सद्दाम खान, क्या सद्दाम हुसैन जी क्या कहेंगे? जिस तरीके से लगातार बीजेपी अपने लंबे समय से बोलती आ रही है, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा मसला है, तो क्या गहलोत राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी? गहलोत राज में महिलाओं पर जो है ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था? बिल्कुल नहीं, गहलोत राज के अंदर महिलाएं सुरक्षित थी। प्रदेश की महिलाएं, और जो छोटी मोटी घटनाएं होती थी सरकार तत्काल प्रभाव से उनके संज्ञान लेती थी, और जो आरोपी थे उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी ताकि उनको सजा मिल सके और भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मैं बताना चाहूंगा आरपी विजय साहब को
कि अभी उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के फटकार के बाद में सरकार ने महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता की 2 महीने के विलंब के बाद में नियुक्ति की है। और अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर अभी लोक अभियोजक है, सहायक लोक अभियोजक और पोक्सो न्यायालय जिसमें दुष्कर्म वगैरह के प्रकरण चलते हैं, उसमें अभी तक सरकार ने नियुक्ति तक नहीं की है। अगर सरकार महिला सुरक्षा चाहती है, महिलाओं को न्याय प्रदान करना चाहती है, तो क्यों नहीं पोक्सो न्यायालय के अंदर सरकार जो विशिष्ट लोक अभियोजक है उनकी नियुक्ति कर देती। लेकिन सरकार की कथनी करनी में फर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर पहले महिलाओं को 30% किराए के अंदर छूट मिलती थी। भाजपा के कार्यकाल में कांग्रेस ने उसको 50% किया। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर एकल नारी पेंशन लागू की गई। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो व्रत और विधवा महिलाएं हैं जिनको 750 रुपए और 1000 रुपए पेंशन मिलती थी उसको 1500 रुपये किया गया और 15% वृद्धि का प्रावधान किया गया। तो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भी महिलाओं का ध्यान रखा गया था, उनके कल्याण के लिए योजनाएं लाई गई थी। जो फूड पैकेट योजना है, महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल वितरित किए गए थे, ये कांग्रेस की देन है। आप भारतीय जनता पार्टी बताएं कि आपने महिलाओं के लिए क्या किया है और कल वाले बजट में आप क्या प्रावधान करने जा रहे हैं महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति और समृद्धि के लिए। जी विजय जी, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। ये कह रहे हैं सद्दाम हुसैन की मोबाइल जो है वितरित किए गए थे। क्या लगता है वास्तव में जनता जो मोबाइल का जो अपेक्षा करके एक बैठी थी और वास्तव में जिनके पास मोबाइल पहुंचने चाहिए थे वो तो अभी तक पूरे लोगों के पास पहुंचे ही नहीं है। देखो लीजा जी, मैं आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। मैं पहली बात ये बता दूं कि भजनलाल सरकार ने है ना, लेवल 3 के अंदर, लेवल मतलब 3rd ग्रेड के अंदर, लेवल 1 के अंदर उन्होंने 30% से बढ़ा करके आरक्षण को 50% कर। तो इनको ये मैं इनका ज्ञान बढ़ा दूं कि इनको शायद पता नहीं होगा। सबसे पहले आते ही काम ये किया है कि जो 3rd ग्रेड की टीचर थी महिला, उनका जो 30% आरक्षण था उसको बढ़ा के 50% कर दिया है। और भी जगह पे जैसे ये कह रहे हैं कि सरकारी बसों में यात्रा, आज की तारीख में जितने भी सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर है, उनका जो पहले 30% था उसको बढ़ा करके हमने 50% किया है। हमने चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे किसानों के लिए हो, चाहे आम आदमी के लिए हो, सभी के लिए कुछ ना कुछ काम किया है। बुजुर्गों के लिए भी काम किया है, सभी तरह का काम किया है। बट अभी इन्होंने जो बोला कि इन्होंने घोषणा करके काम नहीं किया, आपको ये पता है कि जब लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाते हैं उसके बाद में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी, वो काम इस वजह से डिले हुआ। बट अब ये चालू हो रहा है, बजट सेशन के बाद में काम ही काम है। आप ये बोलेंगे सारे काम होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमारे जो मैनिफेस्टो है उसको ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। जो भी हमने घोषणा मैनिफेस्टो में करी है ना, उसको परिलक्षित करेंगे, पूरा करके देंगे हम आपको। इनको हम ये विश्वास दिलाते हैं, हमारी पब्लिक को विश्वास दिलाते हैं कि घोषणा पत्र के जितने भी हमारे वादे हैं उनको हम पूरा करेंगे। और एक चरणबद्ध योजना में हम ये काम कर रहे हैं। एक रात में सारा काम नहीं हो सकता, टाइम लगता है, योजनाएं बनती है, चीजें आती है, कई दुनिया से मतलब पब्लिक से भी हम लेते हैं कि किस तरह से फीडबैक आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, सुझाव भी लेते हैं, उन सुझावों को उसके अंदर डालते हैं। तो इट विल टेक टाइम। बट सभी चीजें जो हमारा घोषणा पत्र था उसको हमें परिलक्षित करेंगे, बजट के थ्रू भी करेंगे, बजट के बाद भी करेंगे। जी एक बार फिर से लौटेंगे सद्दाम खान के बाद। सद्दाम, ऐसा कि अभी विजय जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने समय में बहुत सारे एमओयू जो है साइन किए हैं, ऐसे बहुत से एमओयू जो है गहलोत सरकार ने साइन किए लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, कुछ अभी तक उनका पता नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सरकार ने प्रत्येक विभागों के अंदर आमजन को लाभान्वित करवाने के लिए बहुत सारे विकास कार्य करवाए गए थे, उनके टेंडर भी जारी किए गए थे। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ऐसे बहुत सारे विकास कार्य हैं जिनकी वित्तीय और प्रशासनिक दोनों स्वीकृति जारी हो चुकी है। लेकिन सरकार बदलने के बाद में सरकार ने उन कामों को पूरी तरह से ठप कर दिया है। जब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो जाती है उसके उपरांत किसी भी विकास कार्य को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार ने दुर्भावना से काम करते हुए उन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के उपरांत भी विकास कार्य को रोक दिया गया है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रभाव है वो आम जन पे पड़ रहा है। तो मैं आरपी विजय साहब से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के विकास के लिए जो कार्य किए गए थे, जिनकी अभी तक प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है, आप कृपा करके उन कामों को नहीं रोके, उन कामों को पूर्ण करवाएं ताकि प्रदेश की जनता है उन विकास कार्यों से लाभान्वित हो सके। जी तो चलिए, ये तो रही, आपने जो एक अनुरोध तो आपने कर लिया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि
एमओयू साइन हुआ था, एमओयू साइन हुआ, लेकिन उसका कुछ पता नहीं है। आज बीजेपी सरकार से लगातार जो है विपक्ष हमेशा जो है ये सवाल करता हुआ आया है कि ईआरसीपी को लेकर जो एमओयू हुआ वो कहाँ है। लेकिन जो अगर कांग्रेस सरकार में भी, जैसे कि अभी विजय जी ने आरोप लगाए हैं कि उस समय भी काफी एमओयू साइन हुए, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है, क्या कहेंगे? सरकार ने जिन एमओयू पे हस्ताक्षर किए थे उनको अधिकांश को पूर्ण कर लिया गया है। जो कुछ बाकी है, सरकार अगर कांग्रेस की पुनः बनती प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पे उन सभी एमओयू पर काम होता और प्रदेश की जनता को उनसे लाभान्वित करवाने का कांग्रेस का प्रयास था। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में जो कुछ भी अधूरे रहे, हम आशा करते हैं कि पुनः जब कांग्रेस की सरकार बनेगी प्रदेश के अंदर तो हम निश्चित तौर पर उन पे ध्यान आकर्षित करेंगे और उन पे काम करते हुए प्रदेश की जनता को लाभान्वित करवाने का हम प्रयास करेंगे। जी, एक सवाल विजय जी मेरा आपसे है कि आज पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया था जहां पर वो फिर से एक बार भजनलाल को पर्ची की सरकार बोलते हुए नजर आए कि भजनलाल सरकार बजट पेश करेगी लेकिन क्रियान्वयन करने पे उनको अभी भी डाउट है, क्या कहेंगे? देखो, मैं आपको बताऊं, ये पर्ची की सरकार बोलते हैं, बट इनकी तो खर्ची की सरकार थी। ये तो यहाँ पे घोषणा करते थे, यहाँ से पैसा बना करके अशोक गहलोत जी क्या करते थे, सोनिया गांधी जी को यहाँ पैसा भेजते थे। इनकी सरकार खर्ची की सरकार थी, हमारी तो पर्ची की सरकार नहीं है। हमारी सरकार तो सामने दिख रही है, काम करती हुई दिख रही है। अब इन्होंने जो बोला ईआरसीपी, आपने बात करी, ईआरसीपी की बात बताता हूँ मैं आपको। हमने आते ही सबसे पहले धरातल पे उतारा, इनसे 15 बार हमने रिक्वेस्ट करी। हमारा सेक्रेटरिएट यहाँ पे आया, हमारे जो उस समय गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री थे, वो यहाँ सेक्रेटरिएट लेके आए, बट इनके मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं था। उन्होंने उनको बेरंग लौटा दिया। उन्होंने 10 बार कहा कि आप इसको 75% डिपेंडेंटली पे बना लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। इन्होंने हर बार, क्योंकि अगर वो 75% पे होता नेशनल कहलाता, ये चाहते थे कि हमारे राजस्थान का नाम हो, हमको वोट मिले। वोट इन्होंने तो ईआरसी जनता को पानी पिलाया ही नहीं। इनको पता नहीं कब से हो जाता ये काम, ये तो पहली मीटिंग के अंदर ही हो जाता था, बट इन्होंने करना ही नहीं चाहा। बट हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले ईआरसीपी पे काम किया। मध्य प्रदेश का हमने एमओयू किया, हमारी जो 75% डिपेंडेंटली थी उसके ऊपर किया। और राजस्थान का पैसा कितना लग रहा है? 10% भी नहीं लग रहा है, उसमें से भी आधा लग चुका है। तो हमारा तो कोई पैसा ही नहीं है, फिर भी पता नहीं है क्यों नहीं कर रहे थे। अब ये तो जनता हिसाब मांग करके इनको जनता ने इनको बेदखल कर दिया सरकार से, क्योंकि इन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया था। अगर ये काम करते तो वापस आ जाते, नहीं खुद करे थे कि हम आ जाते, क्यों नहीं आए? इसके पीछे रीजन ये है कि आपने गवर्नेंस दी नहीं। आपने तो सिर्फ 4.5 साल तक तो सरकार बचाने में लगे रहे, और लास्ट के 6 महीने में आपने स्कीमें उल्ट पुल्ट स्कीमें इन्होंने बांटी है किसी भी तरीके से, जस्ट टू केम इन पावर। बाकी इनका कोई उद्देश्य ही नहीं था, सरकार चलाने का कोई उद्देश्य नहीं था। इनको मौज मस्ती करिए। मतलब मैं आपको बता दूं, इनके जो एमएलए थे उनकी बात, एमएलए की बात को वो नहीं मानते थे, मंत्री की बात को अशोक गहलोत नहीं मानते थे, और अशोक गहलोत की बात को मंत्री नहीं मानते थे। इनके तो इतना विरोधाभास था, जो ये खुद अगर इस चीज को देखेंगे तो इनको पता पड़ जाएगा कि हमने क्या किया 5 साल के अंदर। तो चलिए, अभी जो है ये तो बात रही कि मंत्रियों के अंदर ही जो है गुटबाजी चल रही थी, और इसका असर कहीं ना कहीं देखिए कि चुनावों में भी देखने को मिला। अगर बात करें, जैसा कि अभी आरपी विजय जी ने भी कहा कि अंदर के अंदर गुटबाजियां चली, और चुनावों के दौरान भी देखने को मिला कि कांग्रेस से जुड़े जो लोग थे, जो कांग्रेस से जुड़े जो बड़े नेता थे, उन्होंने एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस सरकार को दिया था बीजेपी के पाले में आने के बाद। अब इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भी कई बड़े नेता जो है, उन्होंने अपना जो है पलड़ा बीजेपी में आकर और बीजेपी को छोड़कर, इस तरीके से लगातार ये दल बदली का दौर चलता रहा। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में आए और बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हुए, जिसका काफी ज्यादा असर जो है इस बार के चुनावों में भी देखने को मिला। तो अब बड़ा सवाल यह है कि एक बार ओपिनियन पोल की तरफ एक बार हम लोग दौड़ेंगे और इस और बात करेंगे कि देखिए, बजट तो आ रहा है, जनता की उम्मीदें हैं, और जनता जो चाहती है फिलहाल गैस सिलेंडर्स के जो दाम है उसमें कम किए जाए, और राजस्थान का बजट से पहले जो आम जनता है उनका जो किचन का बजट जो बिगड़ रहा है उसमें सुधार किया जाए, एजुकेशन को लेकर जो है सुधार किया जाए। तो क्या कुछ कहते हैं कि किस तरीके से सुधार होना चाहिए, उस पर एक बार आप लोगों के विचार जानेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विजय जी के पास। जी विजय जी। देखो, आपको पता है मैडम कि उज्ज्वला योजना के अंदर जितने भी हमारे बेनिफिशियरी हैं, वो सबको हम 450 में दे रहे हैं। इन्होंने 500 रुपए की घोषणा कर दी, हमने 450 की करी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ पे जो बनता है वो देते हैं। पर देखो, आज की तारीख में ये टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसको बड़ा सोच विचार करके खर्च करना पड़ेगा। आज जो पैसा डेवलपमेंट के लगना चाहिए ना, वो तो हम सब्सिडीज में दे रहे हैं। मैं इनको भी कहूंगा, सद्दाम हुसैन जी जानते होंगे
कि अगर हम हमारा पैसा टैक्स का पैसा ना वो डेवलपमेंट के लिए मिलता है, बट आज की तारीख में इनको पता है 2,24,000 करोड़ का बढ़ा करके उन्होंने 5,35,000 करोड़ तक का बजट ये कर दिया कर्जा हमारे ऊपर। तो इन्होंने क्या किया कि जो रेवेन्यू रिस्ट्रिक्ट इन्होंने कर्जा जो लिया था वो डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए था, पूंजीगत में करना चाहिए था। इन्होंने 60% खर्चा उन्होंने रेवड़ियां बांटने में कर दिया, 60% खर्चा। तो बताओ कहां से हमारे तो जो पैसा है आज अगर हमारी लागत कितनी है, इंटरेस्ट का पैसा ही हमारा इतना ज्यादा जाता है कि आज की तारीख में 2,97,000 करोड़ का इनका एक्सपेंडिचर था। उसमें वो एक्सपेंडिचर तो था ही नहीं जो इंश्योरेंस का था, इंटरेस्ट का था। वो इंटरेस्ट ही हमारा बहुत बर्डन पड़ता है और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को चुकाने के लिए फिर कर्जा ले रहे हैं। तो हमने तो क्या हुआ कि कहते हैं ना अपने यहाँ पे जनरल भाषा में बोलते हैं कि घी पी मतलब कर्जा लेकर के घी पीने वाली का। तो ये कांग्रेस शासन ने किया था। ये सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है, विचार कर रही है किस तरीके से हमारा जो FRBM है उसको मेंटेन करते हुए हमारा फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करें। वो हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं और आने वाले बजट में आप कल जो आप देखेंगे बजट उसमें परिलक्षित होगा कि हमारा जो होगा, जो भी रेवेन्यू डेफिसिट होगा या फिस्कल डेफिसिट होगा वो बिलो 4% जो FRBM के नॉर्म्स है उसके हिसाब से होगा। जी, फिलहाल देखिए विजय जी हमारे साथ जुड़े थे और विजय जी ने बता दिया है कि जो कल बजट पेश होना है 10 जुलाई को राजस्थान का बजट जो पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी से पेश करने वाली हैं और फिलहाल राजस्थान के लोगों के हित में पेश होना है। और जिस तरीके से अभी जो भजनलाल सरकार ने लगातार जो प्रयास कर रही है, जिस तरीके से जनता से बातचीत कर कर लोगों के सुझावों को लेकर ही वो जो है कल अपने बजट को रखने वाली है। तो इसी कड़ी में एक बार लास्ट जो है एक बार ओपिनियन पोल की ओर चलते हैं और फिलहाल जो है अंतिम जो है ओपिनियन ले लेते हैं सद्दाम हुसैन से। सद्दाम जी क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि जो बजट पेश होगा वाकई भजनलाल सरकार जो बजट पेश कर रही है उस पर क्रियान्वयन कर पाएगी, उस पर काम कर पाएगी? बिल्कुल नहीं कर पाएगी। ये पर्ची की सरकार है, दिल्ली से जो पर्ची आती है उस पे काम करते हैं, बाकी समीक्षा करते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर जो जन कल्याण, जन उत्थान, जन विकास, जन समृद्धि के लिए जो विभिन्न फ्लेक्सिबल योजनाएं लागू की गई थी, इस सरकार ने इन योजनाओं को बंद करने का काम किया। जबकि कर्नाटक के अंदर और हिमाचल प्रदेश दोनों स्टेट के अंदर राजस्थान की योजनाओं को फॉलो किया गया और वहां सरकार बनी। राजस्थान पूरे देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उभरा है और जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, देश के अंदर ऐसा पहला ऐसा राज्य होगा जहां सर्वाधिक स्वास्थ्य का लाभ राजस्थान प्रदेश में दिया, कांग्रेस के कार्यकाल में दिया जा रहा था। दूसरा मैं बताना चाहूंगा राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के अंदर वेट आज सर्वाधिक है। मैं चाहूंगा कि सरकार बजट में इसको कम करे। साथ में जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जो फूड पैकेट निःशुल्क वितरण किए थे, 1 रुपए के अंदर गेहूं प्रदान किया जाता था, इस तरीके के अब खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा में कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर 2023 में आवेदन दिए गए थे, जो आवेदन स्वीकृत हुए थे उनको आज खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है। लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार बनने के उपरांत एक बार भी खाद्य सुरक्षा के लिए आवेदन नहीं लिया गया है और न उनको योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी वादे करती है जनता से, लेकिन जनता की आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं उन पे खरे नहीं उतर पा रही है। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी खुद को ये पता नहीं कि हम जो घोषणाएं करने जा रहे हैं क्या हम उनका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, उनको खुद को ये विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो चलिए फिलहाल अभी जो है फिलहाल इसको अभी अंत की ओर एक बार बढ़ते हैं और फिलहाल जो है अभी इस डिबेट को यहीं हम लोग खत्म करेंगे। और अभी फिलहाल देखिए कि अभी हमारे साथ जुड़े थे भारतीय जनता पार्टी से RP विजय और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े थे सद्दाम हुसैन। तो दोनों ने अपने अपने विचार रखे हैं कल के, यानी कि राजस्थान में 10 जुलाई को जो बड़ा जो बजट पेश होने वाला है जनता के हित में फैसला होगा या जनता कहीं ना कहीं उस बजट से जो है डिसअपॉइंट होगी, ये तो केवल कल बजट जब पेश होगा उसके बाद ही जनता तय कर पाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ जुड़े थे हमारे साथ 2 प्रवक्ता और अब देखने वाली बात ये होगी कल का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार 10 जुलाई यानी कि सुबह जो है 11 बजे के बाद में जनता को जो है एक बड़ा फैसला सुनने को मिलेगा। वो फैसला जनता के हित में होगा या जनता एक बार फिर से सरकार से निराश होगी, ये तो वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब के राजस्थान, मेरे अनिलिजा के साथ। नमस्कार।